हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं। इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट तैयार किया जाता है, वो आप लोगों को टारगेट करते हुए कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो नजदीक है। एक बेहतरीन लेवल का मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं और उसी मॉक टेस्ट को अगर आप नहीं देंगे तो फिर मेरे भाई क्या ही फायदा है उस मॉक टेस्ट को बनाने का। तो उस चीज का फायदा उठाइए। अगर आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो मेरे भाई उस चीज का फायदा आप लोग उठाइए। कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज जो आप लोगों की चल रही है वो आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाएगी। शाम को मॉक टेस्ट जो होता है वो आप लोगों को बताएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कहां आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कहां आपको कम मेहनत की जरूरत है, वो आपको बताएगा मेरे भाई। एनालिसिस करेंगे तो हर एक चीज वहां से आपको पता चलेगी। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको क्वेश्चंस का बता रहा होता है कि जो आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस बने हुए हैं मेरे भाई, उनका सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अपने आप में अलग ही मेरे भाई आपकी तैयारी को लेके जा रही होंगी। तो उस चीज का फायदा उठाइए। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, उस चीज को आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत बेहतर होगा अगर हम ये मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कल से जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चंस को हम लोग ऐड करना स्टार्ट कर देंगे और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाई उन्हें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो कल से कुछ और ही चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि 10 की पावर n है और ये इसको विभाजित करता है तो n का अधिकतम मान क्या है, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। n की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है वो आपसे नंबर ऑफ जीरोज ऊपर पूछना चाहता है। भाई नंबर ऑफ जीरोज अगर ऊपर पूछना चाहता है तो क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 और 5 की संख्या निकाल सकते हो। अगर 2 की संख्या को मैं यहां देखूं तो 2 यहां कितनी बार है मेरे भाई, 23 बार 2 यहां मौजूद है और कहीं 2 मौजूद नहीं है। अगर मैं 5 की संख्या देखूं तो 5 यहां कितनी बार मौजूद है मेरे भाई, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 9, तो 5 जो है यहां 18 बार मौजूद है। यहां 5 को अगर मैं देखूं तो मेरे भाई यहां 5 जो है वो केवल और केवल 2 बार मौजूद है, यानी 5 की संख्या जो है वो 20 बार है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 2 जो है वो 23 बार है और 5 जो है वो 20 बार है, तो आप लोग जानते होंगे जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही होती हैं। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे जवाब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति ने वार्षिक साधारण ब्याज के 7% पर 9,000 रुपए, 8% पर 12,000 रुपए और 9% पर 15,000 रुपए उधार लिए। उसको n वर्षों की समाप्ति पर 50,700 रुपए चुकाने पड़े, तो n का मान क्या है। यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने साल के लिए मेरे भाई उसने पैसा लिया। क्या बताएंगे आप लोग, फटाफट से बताइए कितने साल के लिए उसने पैसा लिया। आप लोग कहने वाले हैं भैया जी अगर 9,000 का 7% मैं निकालूं तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 630 आएगा। बहुत बढ़िया। अगर 12,000 का 8% निकालूं तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 960 रुपए आएगा। अगर 15,000 का 9% निकालूं तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1350 आएगा। यानी अगर तीनों राशियों से मैं 1 साल का ब्याज निकालूं तो 6 3 9 और 5 14 को 4 हासिल 1,
16 और 3 19 को 9 हासिल 1, क्या 2940 रुपए एक साल का ब्याज हो जाएगा? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो मैंने मान लिया 30 साल का साधारण ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप यहां से देखेंगे तो 9000 राशि यहां है, 12000 यहां, 12 और 9 21 और 15 36,000 रुपए मूलधन है। अगर 50,700 में से 36,000 मूलधन चला जाएगा तो 14,700 रुपए ब्याज के आ जाएंगे। तो बस यहां से टी निकाल दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा मेरे भाई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अगर आप 3 बार काटते हैं तो 4 तिया 12, पीछे जीरो नहीं आएगा। 4 चौक 16, पीछे जीरो नहीं आएगा। 5 चौक 20, पीछे जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ये जो पैसा दिया हुआ था कितने वर्ष के लिए दिया हुआ था? तो आप कहेंगे ये 3 वर्ष के लिए दिया हुआ था। ये एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन आज आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है तो किसी दूरी तक गिरने में लगने वाला समय उस दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के वर्गमूल के, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो डिस्टेंस का रेशो होगा वो टाइम के इनवर्स के रेशो के स्क्वायर रूट के बराबर होगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली डिस्टेंस क्या है? इसे 78.40, पहली डिस्टेंस है 78.4, पहली डिस्टेंस है 78। क्या कहा है? जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है तो किसी दूरी तक गिरने में लगने वाला समय, अच्छा उस दूरी के वर्गमूल, दूरी का वर्गमूल कहा हुआ है मेरे भाई। टाइम जो दिया हुआ है दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती दिया हुआ है। तो यहां से जब आप देखेंगे कि इनके टाइम का रेशो जो होगा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर d1/d2 के बराबर हो जाएगा। मेरे भाई पहली दूरी उसने कितनी दी हुई है? 78.4 दी हुई है। पहली दूरी उसने दी हुई है 78.4। और दूसरी दूरी की अगर मैं बात करूं, पहला समय जो दिया हुआ है वो 4 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है। दूसरी दूरी जो दी हुई है वो 122.5 दी हुई है और दूसरा समय आप लोगों से पूछा है। यहां से देखेंगे मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर यहां से देखा जाए 784 का वर्गमूल 28 होता है और 1225 का वर्गमूल 35 होता है। 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा और 7 से काटेंगे 5 बार करेगा। तो यानी T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 सेकंड हो जाएगी। एक बेहद शानदार क्वेश्चन मेरे भाई, एक बेहद शानदार क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसे चलाना भाई, क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 15 मीटर ऊंचा एक वृक्ष हवा चलने से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष भूमि को छूता है। ये एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये कहीं से बीच में से टूट जाता है और उसका शीर्ष जो है वो जमीन को छू जाता है। तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। जब 30 डिग्री का कोण होता है तो आप जानते हैं इनकी वैल्यूज को, आप लोग आसानी से जानते हैं कि उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो ये होती हैं। तल से उस बिंदु की ऊंचाई कितनी है जहां से वृक्ष टूटा है, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू आपको बतानी है कि ये वैल्यू कितनी है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 1 है, ये 2 है, टोटल पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या आपके हिसाब से 3 हो जाएगी? भाई यहां से पेड़ टूटा है, ये भी तो पहले पेड़ था। आपके हिसाब से पेड़ की लंबाई 3 होने वाली है और क्वेश्चन ने कितनी दी है? पेड़ भैया जी 15 मीटर ऊंचा है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी?
अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है तो वो 5 मीटर की ऊंचाई से ही टूटा है। आपको एक की ही वैल्यू बतानी है तो यानी वो 5 मीटर की ऊंचाई से ही मेरे भाई टूटा है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 10 तारीख को मैथ्स महारती बुक पर ऑफर दे दो सर प्लीज़। मैंने बुक ऑर्डर किया था, कैंसिल हो गई थी मेरे भाई। अब जो है वो उस पर ऑफर नहीं मिल पाएगा। बाकी बहुत जगह जो है, बहुत जगह बहुत कम प्राइस में वो आपको मिल रही है, ठीक है। पर ऑफर के लिए क्षमा चाहूँगा, ऑफर मेरे प्यारे दोस्त अब नहीं मिल पाएगा उस बुक पे। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए एक कक्षा में लड़कों लड़कियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत जो दिया है वो P दिया है। पूरी क्लास का औसत P दिया हुआ है। कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात जो है, उनकी संख्या का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक ये हैं, तो लड़कियों के औसत अंक आपसे पूछना चाह रहा है। एलिगेशन लगा देंगे मेरे भाई। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। अच्छा, बॉयज का औसत कितना दे रखा है? P+1। गर्ल्स का औसत कितना दिया है हमें नहीं पता, और दोनों का मिला के औसत कितना है मेरे भाई? P है। और संख्या कितनी दी हुई है? दोनों की 3:1 दी गई है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। तो मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करिए, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3P+3 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे, जोड़ देंगे। और मेरे भाई ये किसके बराबर आएगा? इन दोनों का योग 4 है, 4 की गुणा P में कर दो, इसके बराबर आ जाएगा। मेरे भाई ये +3P है, इधर आके -3P हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो लड़कियों का औसत क्या हो जाएगा? लड़कियों का औसत मेरे भाई P-3 हो जाएगा। लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे P-3 हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें करिए, इन दोनों के योग की गुणा इसमें कर दीजिए, बराबर आएगा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है पाइप तथा टंकी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन लाए। सलाह मत दिया करो, सलाह मत दिया करो। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं पहले उन्हें कोशिश करो सॉल्व करने की, सलाह देने का टाइम नहीं है। बच्ची बताइए, पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप Y इसे 21 घंटे में भर सकता है। ये कितने घंटे में? 9 में। और ये कितने घंटे में? 21 घंटे में। क्या इन दोनों का एलसीएम बता पाओगे? 63 होगा। ये 1 घंटे में 7 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। यदि उन्हें एकांतर घंटों में खोला जाता है, यानी बारी बारी वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, पाइप X को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? पहले घंटे में 7 लीटर गया होगा, दूसरे घंटे में 3 लीटर, यानी 10 लीटर पानी जाता है और समय लगता है 2 घंटे का। भाई 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। अब इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आपने कहा 60 लीटर अगर मुझे भरवाना है तो मुझे 12 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। 13वां घंटा जो आएगा वो इसका आएगा। मुझे जरूरत है 3 लीटर पानी की, तो मेरे भाई मुझे समय लगेगा 3/7 घंटे, यानी कि 63 लीटर की टंकी भरे जाने में समय कितना लगने वाला है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 12 सही 3/7 घंटे का समय लगने वाला है। 12 सही 3/7 घंटे का मेरे भाई समय लगने वाला है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, पुलिसकर्मी और चोर का क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है। भागेगा ही भाई साहब, जब पुलिस वाले को देखेगा तो भागेगा ही, रुकेगा थोड़ी ना। बहुत बढ़िया, ये भाई साहब चोर हैं और ये पुलिस वाले हैं। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल दी हुई है 104.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है।
उसने कहा है कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा 92, अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर 14.4 आएगी। लेकिन दोस्त मेरे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। आपने कहा जी काटा पीटी मचाओ, 18 से काटोगे 0.8 बार कटेगा, अब पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ाओगे 5 दूनी 10 होगा और 2 चौक 8 होगा और 4 से काटोगे 23 सेकंड आएगा। यानी भाई साहब 23 सेकंड बाद नजारा ही और कुछ होगा, भाई साहब की खातिरदारी की जा रही होगी। चोर की जो है वो खातिरदारी करने का समय जो है वो 23 सेकंड बाद शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे भाई, थोड़ा सा कुछ सिखा के जाएगी वैल्यू, और आराम से सोच के करना मेरे भाई, समझ में बात आएगी, और थोड़ा सा सोचोगे ना तो बहुत अच्छा कर पाओगे इसमें। देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7xy है, 5x प्लस 2y। अच्छा एक बात बताइए, हमें दो वेरिएबल दिए हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, तो सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे। मेरे भाई मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो क्या ये दोनों वेरिएबल बराबर हो जाएंगे? मैंने 2 की गुणा कर दी, ये 10x हो गया, 2 की गुणा यहां करी ये 4y हो गया, और 2 की गुणा यहां करी ये 14xy हो गया। उधर क्या इक्वेशन लिखी हुई है, ये 10x है, ये 3y है, और इधर 8xy लिखा हुआ है। जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटाऊंगा तो ये कट जाएगा, 4 में से 3y जाएगा, y बचेगा, 14 में से 8 जाएगा, 6xy बचेगा, y से y कट जाएगा तो x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। पहली वैल्यू 1/6 है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। पहली वैल्यू x की वैल्यू 1/6 है और वो एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इस x की वैल्यू को उठा के जहां मन करे, जोन सी इक्वेशन में मन करे उसमें पुट कर दीजिए, वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको यहां तक देख के ऑप्शन देखना है, उससे तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, कमलेश अपने ग्राहकों को एक वस्तु की बिक्री पर निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। वो पहली छूट कहता है कि भैया 25% और 5% की या तो 2 छूटें ले लो, या फिर 20% और 10% की 2 छूटें ले लो। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए है, तो इन 2 छूट योजनाओं के तहत वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या आएगा? आप मुझे यहां बताइए, इन दोनों की छूटों के बीच अंतर कितना होगा? भाई दोनों को जोड़ के तो बराबर आ रहा है, दोनों की गुणा करिए, 25 पंजे 125, यानी यहां 1.25% आएगा, और 20 ढाई 200, यहां 2% आएगा, तो दोनों के विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस आएगा वो 0.75% का आएगा। दोनों के विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस आएगा वो 0.75% का आएगा। यानी अगर मैं इसका 0.75% निकाल दूं, 0.75% निकाल दूं तो काम बन जाएगा मेरे भाई। परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, यहां आंसर आ जाएगा 7.5। यानी दोनों के विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस आने वाला है वो 7.5 का आने वाला है। सक्सेसिव मेथड यहां लगा देंगे, दोनों के विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस आएगा वो 0.75 का आएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ट्रेन का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से यह कहा है कि 150 मीटर और 250 मीटर की लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर चलती हैं। ठीक है, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं। अच्छा, जब वो एक दिशा में चलती होंगी, जब वो एक दिशा में चलती होंगी तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है मेरे भाई। चाल बराबर दोनों की लंबाई, 250 और 150 कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा, अपॉन समय, समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, तो दोनों की चालों का अंतर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं।
विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगा। अच्छा, दोनों की लंबाइयों का योग यहां भी 400 रहेगा और मेरे भाई 5 सेकंड में पार करती हैं तो ये 80 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से s की वैल्यू पूछूं, s1 की वैल्यू, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 50 मीटर पर सेकंड होगा। और अगर मैं s2 की वैल्यू आप लोगों से पूछूं, दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, 60 का आधा 30 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन उसने मुझसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर, तो इसकी गुणा जब 18/5 में करूंगा तो इसकी 180 आ जाएगी। 180 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में मांग रहा है, तो इसकी गुणा हमें 18/5 में करनी पड़ेगी, 18/5 में हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये बताइएगा, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिखा हुआ है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ऐसे ही लास्ट तक टर्म लिखी हुई है। मेरे प्यारे साथी, जहां पे ये खत्म हुआ है वहीं से यहां शुरुआत हो रही है, जहां पे खत्म वहीं से शुरुआत हो रही है। यहां कितने का गैप है? यहां 3 का गैप है, ऊपर 3 दिया हुआ है, यहां 5 का गैप है, ऊपर 5 दिया हुआ है, यहां 7 का गैप है, ऊपर 7 दिया हुआ है। तो बेसिकली 3/4 को ऐसे लिखा गया है 1 माइनस 1/4। इस 5/36 को लिखने का तरीका रहा है 1/4 माइनस 1/9। इस 7/144 को लिखने का तरीका रहा है 1/9 में से 1/16 घटा देंगे तो आपके सामने यही वैल्यू आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही वैल्यू आखिर तक लिखी होंगी। आपका ये कट जाएगा आगे वाली वैल्यू से, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। तुक्का मत लगाइए मेरे भाई। मेंसुरेशन का एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, तुक्का नहीं लगाना है। टाइम लगे सॉल्व करने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन बनने चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, और पूछा जाता है भाई साहब ये क्वेश्चन ने कहा है, मेरे दोस्त की एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। ये 25 मीटर वाला एक वर्गाकार ग्राउंड है और इसके कोने में एक गाय बंधी है। 25 मीटर लंबी भुजा वाला एक वर्गाकार ग्राउंड है और इसके कोने पे एक गाय बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी गाय जो है इधर 14 मीटर चल सकती है, इधर 14 मीटर चल सकती है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। बड़ा आसान क्वेश्चन मेरे भाई, गाय यहां चर सकती है, वो इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्या वो सेक्टर का एरिया पूछना चाह रहा है? तो मेरे भाई, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, या फिर पूरे सर्किल का एरिया निकाल के 1/4 कर दीजिए, है ना जी। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। रस्सी की लंबाई ही रेडियस की लंबाई होती है, 14 का स्क्वायर 196 होगा। स्क्वायर का ये एरिया 90 होता है मेरे भाई, बटे में कितना हो जाएगा? 360 होगा। 90 चौका 360 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 नाम 36 होगा, 7 सत्ते 49 होगा और 22 सत्ते 154 होगा। 22 सत्ते 154 होगा। कुछ बच्चे यहां 11 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। 11 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों ऑप्शन में सेटिस्फाई होता है। दोनों ऑप्शन में देखो, ये आने लगे कमेंट, हैप्पी। 11 का मल्टीपल 154 बाई ऑप्शन, और 77 क्या है? 77 क्या है? वो 100 से कम है इसलिए नहीं लगाएंगे, है? वो 100 से कम है इसलिए नहीं लगाएंगे उसको आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है। नगद छूट मिल गई तो मेरे भाई 80,000 उसकी कीमत रह गई है। बहुत बढ़िया। एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और जिसमें 12.5% से 20% की छूट का वादा किया जाता है। आपसे कहा जाता है भाई साहब इस स्क्रैच कार्ड पे 12.5 से लेके 20% तक आपको कोई भी छूट मिल सकती है। वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताइए। वाहन का न्यूनतम विक्रय मूल्य तब होगा जब छूट 20% की मिलेगी और वाहन का अधिकतम विक्रय मूल्य तब होगा जब छूट 12.5% की मिलेगी। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 7.5% का डिफरेंस आ रहा है। यानी दोनों विक्रय मूल्य के बीच जो डिफरेंस रहेगा वो 7.5% का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं 80,000 का 7.5% मेरे प्यारे दोस्त निकाल देता हूं, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो मेरे प्यारे साथी 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। यानी दोनों विक्रय मूल्य के बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो डिफरेंस जो है वो 6,000 का आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी वो डिफरेंस जो है वो 6,000 का आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का और एलसीएम एचसीएफ का बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो अभाज्य संख्याएं हैं आपके सामने, प्राइम नंबर हैं पी और क्यू। उनका एलसीएम जो है वो 2231 आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से कहा है P जो है वो Q से बड़ा है, तो आपसे P माइनस Q की वैल्यू पूछिए। अच्छा एक बात सुनना, जब भी आपके सामने दो को प्राइम नंबर हो या दो प्राइम नंबर हो, हमेशा एलसीएम जो होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है या नहीं? तो मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि P और Q का एलसीएम जो होगा वो PQ होगा और उसने कितना दिया है 2231। अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें ये देखना होगा कि 2231 आखिर किस प्राइम नंबर से कटता है। आपने देखा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। आपने कहा जी 7 से कटेगा, 7 या 21 1 बचेगा, 7 एकम 7 6 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 एकम 13 होगा, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 21 नहीं कटेगा, 17 एकम 17 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 17 तिया 51 होगा, 2 बचेगा, 17 से भी नहीं कट रहा है। 19 एकम 19 3 बचेगा, 19 एकम 19 कितना बच जाएगा मेरे भाई, 14 बचेगा, 141 19 से नहीं कटता है। अब 23 से देखेंगे, 23 निम्मा 207 होते हैं, कितना बचेगा 16, 23 सत्ते बिल्कुल कट रहा है। अगर मैं इसे 23 से काटता हूं तो मेरे भाई 23 निम्मा 207 होते हैं और कितना बचेगा 16 बचेगा, 23 सत्ते 161 होते हैं। यानी कि एक वैल्यू को 23 ले सकते हैं, एक वैल्यू को 97 ले सकते हैं, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2231 आ जाएगा। उसने एक कंडीशन दी हुई है कि P जो है वो Q से बड़ा है, तो यानी P की वैल्यू ये हो जाएगी और Q की वैल्यू ये हो जाएगी मेरे भाई। अब उसने हमसे पूछा है P माइनस Q बताइए, दोनों का डिफरेंस बताइए, तो 97 और 23 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप लोगों के मेंस का टॉपिक है, लेकिन भाई साहब जब बुद्धि घूमती है ना एग्जामिनर की तो वो चेक कर लेता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने प्री में भी दिया हुआ है। वो चेक कर लेता है कि क्या बच्चे से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है क्या। तो बेसिक नॉलेज जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोगों को होनी चाहिए। यहां ध्यान से सुनिए, एक ये इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस 30 के एक्स माइनस 161 एक्स माइनस 64 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है इसके मूलों का योग शून्य है, यानी दो मूल हैं, दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका योग जो दिया है वो 0 दिया है। अच्छा मुझे यहां से ये बताइए, क्या यहां से जो है ये आ जाएगा, ये प्लस बीटा है माइनस बीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है, उनके मूलों का अंतर बताइए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब इनके मूलों का अंतर कितना आएगा।
ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है ये मूलों का गुणनफल होती है, यानी मूलों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो -64 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, अल्फा की जगह मैं क्या माइनस बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, यहां पहले से ही बीटा है, इज इक्वल टू -64 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो क्या बीटा की वैल्यू 8 हो जाएगी? क्या बीटा की वैल्यू 8 हो जाएगी? अगर बीटा की वैल्यू 8 है तो अल्फा की वैल्यू -8 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू -8 हो जाएगी। यानी एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू -8 है, उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? डिफरेंस 16 का हो जाएगा। इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी बिल्कुल भी कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, दोनों मूलों का योग 0 दिया हुआ है। यहां से यह पता चल गया कि एक मूल दूसरे का उल्टा यानी नेगेटिव में है। यहां से उसने कहा दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, यहां से एक मूल निकाल लिया, इसका साइन चेंज कर दिया, दूसरा मूल आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, बढ़िया क्वेश्चन था। पढ़ना भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे लगेगा कि भाई साहब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, है ना। ये 30 क्वेश्चन मतलब 900 बेहतरीन क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मतलब 900 बेहतरीन क्वेश्चन। अगर 30 प्रैक्टिस सेट मुझे लगता नहीं है कि हो पाएंगे, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट को आपके लिए सोच रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर लें, वो जो सैटरडे संडे का आपको टाइम मिलता है वो आपको रिवीजन के लिए मिल जाए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 27-28 प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। जितने भी होंगे मेरे भाई डेली का डेली करेंगे, आप टेंशन मत लेना किसी भी बात की। बताइए, क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति ने किसी दुकान से दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदी, दो वस्तुएं खरीदी हैं, एक एक्स है एक वाई है। बिक्री कर से पहले मूल्यों का योगफल 130 रुपए दिया हुआ था, यानी जब तक टैक्स नहीं लगा था तब तक दोनों का मूल्य जो है वो 130 आप लोगों को दिया हुआ था। वस्तु एक्स पर कोई टैक्स नहीं लगता और वस्तु वाई पर 9% टैक्स लगता है। बिक्री कर को शामिल करके उस व्यक्ति ने 136 रुपए 75 पैसे का भुगतान किया। अच्छा, जब बिक्री कर शामिल किया होगा तो एक्स पर तो कोई टैक्स नहीं लगा है, ये जो कीमत बढ़ी है ये वाई के टैक्स की वजह से बढ़ी है, यानी वाई का 9% टैक्स बढ़ा है और इस 9% की वजह से कितनी रकम फालतू हुई है? पहले 130 था योग, अब जो है वो 136.75 है, यानी 6.75 रुपए बढ़ गई, यानी वाई के 9% की वैल्यू 6.75 है। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है हम लोगों से? उसने पूछा है बिक्री कर जोड़ने से पहले वाई का मूल्य क्या रहा होगा। 100% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, 100% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, तो आप क्या कहने वाले हैं? 9 सत्ते 63 होगा, 9 पंजे 45, यानी बिक्री कर जोड़ने से पहले जो उसकी कीमत होगी वो 75 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी? तो आप कहेंगे 75 रुपए हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, ये एक शानदार क्वेश्चन है, पढ़िए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक अगर क्लियर है तो मेरे भाई कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ने कहा है दो डिब्बे हैं ए और बी, डिब्बे ए में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, ये डिब्बे ए में दूध और पानी का अनुपात है। डिब्बे बी में दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि डिब्बे ए और बी के मिश्रण को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात ये बन जाता है। 20 लीटर का मिश्रण प्राप्त हो तो m/n का मान क्या है? यानी डिब्बे बी में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, इसकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अच्छा, किसी भी एक चीज पे एलिगेशन लगा दीजिए। दूध पर लगाइए, दूध यहां कितना है? 1 है, टोटल कितने में? 4 में, 3 और 1 4। यहां दूध कितना है? m है, टोटल कितने में? m + n में। अच्छा, इन दोनों को मिला के दूध बना कितना है? 3 बना है, टोटल कितने में? 7 और 3 10 में।
और किस रेशो में इन्हें मिलाया गया था? 2:3 के रेशो में इन्हें मिलाया गया था। आज ही इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आया। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/4 की गुणा 2 में करेंगे 1/2 आएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 3m/m+n आएगा। और मेरे भाई ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग की गुणा इसमें करेंगे। 3 और 2 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मेरे भाई ये 1/2 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2/2 1 हो जाएगा। यानी कि 3m की वैल्यू जो है वो m+n के बराबर हो जाएगी। 3m में से 1m जाएगा 2m आएगा और इसकी वैल्यू n हो जाएगी। यानी m/n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। m/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? m/n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और उसने m/n की ही वैल्यू आपसे पूछी है। था या नहीं बढ़िया क्वेश्चन? था या नहीं बढ़िया क्वेश्चन? आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन 1/2 रखिएगा यहां। 2 4 10 का एलसीएम आप लेंगे, 20 से गुणा कर दीजिए। एलिगेशन लगाने के बाद अगर 2 3 आ रहा है तो वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन वहां थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर ये 1/2 लास्ट में हुआ और मुझे सारे ऑप्शन चेक करने हुए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग फिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई छुटकू क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 18। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है काकू ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद मोहन 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें कि मोहन कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने समय के बाद जो है वो व्यापार में शामिल हुआ, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, काकू साहब 45,000 के साथ व्यापार में शामिल होते हैं। ये पूरे 12 महीने के लिए रहते हैं। पूंजी गुणा समय प्रॉफिट होता है। ये मोहन भाई जो हैं अपने 30,000 के साथ व्यापार में शामिल होते हैं। ये कितने समय बाद होते हैं मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ये ए समय तक व्यापार में रहते हैं। ये प्रॉफिट का रेशो आएगा और प्रॉफिट का रेशो 2:1 दिया हुआ है। 1 2 3 1 2 3 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 2 छिक्का 12 होंगे और 2 तिया 6 होंगे। यानी ये 9 महीने तक व्यापार में रहे। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि मोहन कितने दिन तक व्यापार में रहा, तो आप कहेंगे 9 महीने तक व्यापार में रहा। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो टोटल 12 महीने का व्यापार है। 9 महीने तक व्यापार में रहा है तो 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा। 3 महीने बाद मेरे भाई शामिल हुआ होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। एडवांस मैथ का ज्योमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन ने यह कहा है कि मान लीजिए पीएबी एक वृत्त का छेदक है। छेदक मतलब सीकेंट की बात कर रहा है। छेदक मतलब सीकेंट की बात कर रहा है मेरे भाई। पीएबी जो है एक वृत्त का छेदक है। ये पीएबी है मेरे भाई, ये पीएबी है, एक वृत्त का छेदक आप लोगों को दिया हुआ है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए पीटी स्पर्श रेखाखंड है। ये पीटी जो है ये स्पर्श रेखाखंड है। पीटी जो है एक टेंजेंट है। उसने कहा है पीए जो है वो 9 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। पीटी जो है वो 12 दिया हुआ है। आप लोगों से एबी की लेंथ पूछी है। थ्योरम बताइए क्या होती है? आप जानते होंगे पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पीए इंटू पीबी होता है। होता है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। पीटी स्क्वायर 12 12 144 होते हैं। अच्छा पीए कितनी है? 9 है। यहां से पीबी निकल जाएगा। जब 9 से काटोगे 16 बार कटेगा, यानी पीबी की लेंथ पूरी की लेंथ 16 आ चुकी है। और 16 में से 9 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक पाई चार्ट आप लोगों को दिया हुआ है। एक पाई चार्ट आप लोगों को दिया हुआ है। ये सेक्टर आप लोगों को दिए हुए हैं। परसेंटेज आप लोगों को दिया है, इतने इतने परसेंटेज में ये सेक्टर है।
क्वेश्चन पूछा है सामाजिक सेवाओं के वृत्तखंड द्वारा वृत्त के केंद्र बिंदु पर अंतरित कोण कितना है, लगभग पूछा है। सामाजिक सेवाएं यानी कि आपसे पूछ रहा है ये वाला कि ये वाला इसका केंद्रीय कोण क्या होगा, इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा। अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि अगर 100% की वैल्यू एंगल में ली जाती है तो वो 360 डिग्री होती है क्या। अगर मैं 1% की एंगल में वैल्यू लूंगा तो वो कितने हो जाएगी, वो इतने डिग्री हो जाएगी। तो यहां सामाजिक का कितना दिया हुआ है, 16.1% का वो एंगल में वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% की इतनी है, 16.1 की कितनी होगी, 16 ही ले लो। 1 0 से 1 0, 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। नीचे 10 है, पॉइंट यहां 57.6 से थोड़ा सा ज्यादा, 57.6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जवाब क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये केंद्रीय कोण वाला बहुत बार पूछा गया है और मुझे 100% कहने में कोई बुराई नहीं लगेगी कि बहुत सारी शिफ्टों में ये पूछा जाएगा कि भाई साहब इसका केंद्रीय कोण बताइए, इसका केंद्रीय कोण बताइए मेरे भाई। एक छुटकू क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। एक छुटकू क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है ये आप लोगों को पहला रेशो दिया है, ये आपको दूसरा रेशो दिया है। एक्चुअल में ये आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। जब बीच की दोनों वैल्यू मिसिंग हो ना तो उसका मतलब है वो आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। और मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका होता है दोनों लास्ट की वैल्यूज की गुणा कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। दोनों लास्ट की वैल्यूज की गुणा कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा। 19 सत्ते 133 को 3 हासिल 13, 19 से कम 19 और 13 32 हो जाएंगे। एक बाद पॉइंट हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 32.3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32.3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बताइए, छुटकू क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। थोड़ा सा सोचिए समझिए, मेरे वर्डों को याद कीजिए कि जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं एक डिफरेंस वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूं और आप लोगों से कहता हूं कि जहां भी आप लोगों से ये कहा जाए इतने मिनट पहले पहुंच जाती है, इतना मिनट लेट पहुंचती है, या फिर इतना लेट हो जाती है, इतना पहले पहुंच जाती है, वहां आप हमेशा डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। 2800 किलोमीटर की उड़ान में किसी विमान की गति खराब मौसम के कारण कम हो गई। दूरी कितनी है, 2800 किलोमीटर। यात्रा के दौरान इसकी औसत गति हमें इतनी कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया, यानी उड़ान जो है वो 30 मिनट लेट तक चली मेरे भाई। तो विमान की मूल औसत गति कितनी थी, यानी वो शुरुआत वाली पूछ रहा है। एक तो तरीका होता है इसका ऑप्शन से कर लो, दूसरा तरीका होता है इसका डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, S1 इंटू S2 अपॉन दोनों गतियों का अंतर इंटू टाइम में अंतर, यानी टाइम में डिफरेंस। डिस्टेंस कितनी है, 2800 है। मूल गति S मान लेते हैं, बाद में 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। अपॉन में अंतर कितने का है, 100 का, और आधे घंटे का डिफरेंस आया है टाइम में। भाई टाइम कितना बढ़ा है, 30 मिनट ही तो बढ़ा है, बहुत बढ़िया। अब ये 200 इधर डिवाइड में है, इधर आके 200 जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, अगर मूल गति 700 होती है तो 700 की गुणा 600 में करेंगे, कभी भी नहीं आएगा आंसर। हमें लाना है 28 दूनी 56, यानी कि 5,60,000, नहीं आएगा। 750 लेते हैं, 750 ये और 750 माइनस 100, 650 ये, बस 2 जीरो पीछे आएंगी, मुझे लानी है 4 जीरो, ये भी जवाब नहीं होगा। मैं 800 रखता हूं इसको, ये 800 रख दिया, 800 में से 100 गया, 700 आ गया। 800 गुणा 700 5,60,000 आ जाएगा। मूल चाल जो है वो 800 है। मूल चाल जो है वो क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी मेरे भाई। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट
एक परसेंटेज का बहुत छुटकू क्वेश्चन, परसेंटेज का बहुत छुटकू क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। बहुत इत्तू सा क्वेश्चन, 27 और 13 का 27% उस संख्या के 13% से। मेरे भाई 27 और 13 का डिफरेंस क्या 14% अधिक आ रहा है, और उसने कहा है 56 अधिक है, तो क्या 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो संख्या का मान पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब? ऐसे भी क्वेश्चन आपको 2 3 4 मिलेंगे पेपर में देखने को। फटाफट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कितने बच्चे दे पाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब? कितने बच्चों के मन में आया है कि 45 वैल्यू रख दें? सच सच बताना, कितने बच्चों के मन में यह आया है कि इसकी वैल्यू 45 रख दी जाए तो काम चल जाएगा? भाई साहब 45 रखोगे तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये सेम वैल्यू देंगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा आंसर होगा। गलती से भी 45 डिग्री मत रख देना, और कोई वैल्यू रख देना, ऐसी वैल्यू रखना जिससे दो ऑप्शन मैच ना करे मेरे भाई, ठीक है। मेरे दिमाग में आ रहा है जी, मैं तो खोलूंगा, पहले खोल लो भाई साहब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। आगे वाला खोल लो, tan स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर हो गया प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या मेरे भाई इससे इसको उड़ा देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल उड़ा देंगे। अच्छा एक चीज बताओगे, बहुत छोटी सी चीज, इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, tan स्क्वायर 1 प्लस tan, देखिए यहां से एक चीज समझते हैं हम लोग, ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस का tan स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है। यहां ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, इन दोनों के अंदर से tan स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों के अंदर से tan स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और यहां मेरे प्यारे दोस्त 1 हो जाएगा। क्या दोनों जगह से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, और एक ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अलग बच जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर बीटा आ जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना था, फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी का यूज करना था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। सर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती कभी भी, कैसे काम चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती तो कैसे काम चलेगा? पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। यदि x प्लस 2 दिनों में x माइनस 3 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का x प्लस 2 दिनों में, दिनों की संख्या x प्लस 2 है, श्रमिकों की संख्या x माइनस 3 है, द्वारा किए गए कार्य का x प्लस 4 दिनों में, x प्लस 4 दिनों में, x प्लस 4 दिनों में x माइनस 2 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात जो है वो 3 4 आप लोगों को दिया हुआ है। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, दोनों के कार्य का अनुपात जो है वो 3 4 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछा क्या है? आप लोगों से बच्चे पूछा गया है x का मान पूछा है, तो कट जाएंगी ये चीजें? नहीं कटेंगी। ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है, ये x प्लस 4 है। x की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई, ऑप्शन से पुट कर लें क्या? 8 रख देते हैं, 8 2 10 होगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 8 4 12 होगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। यहां कटेगा क्या? 3 4 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये जवाब नहीं होगा। 10 रखते हैं, 10 और 2 12 होगा, 10 में से 3 गया 7 आएगा,
10 और 4 14 होगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, 7 दूनी 14, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए। काहे इक्वेशन बनानी है? या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। आप लोग क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, अगर एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है भैया, 10 वैल्यू रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, काम खत्म अपना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जवाब देंगे क्या? है हिम्मत? फटाफट बताएंगे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 जो है वो 47 दिया हुआ है। आपसे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 पूछा है। अच्छा, इसकी पावर हाफ करना चाहते हैं। हाफ का मतलब है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करना चाहते हैं, तो इधर 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। 47 और 2 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब इसकी भी पावर हाफ करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 2 जोड़ के आधा कर दो, 7 और 2 9, 9 का वर्गमूल कर दोगे 3 आ जाएगा। अगर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और आपसे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 पूछ रहा है, तो क्या इसका क्यूब करना पड़ेगा। और क्यूब का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि इसका क्यूब करिए और उसमें से इसका 3 गुना घटा दीजिए, यानी 9 घटा दीजिए। 27 में से 9 जाएगा तो जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 18 आ जाएगा। तुक्का फिट नहीं हो पा रहा है। आप सी ऑप्शन दे रहा है, कोई बी ऑप्शन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई डी ऑप्शन दे रहा है। इसका जवाब जो है वो सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और सच बताऊं बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन। जैसे मैंने 26वां आप लोगों को बताया है ना, बिल्कुल उसी आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा सोचोगे, मैं आपसे इसकी आधी पावर के बारे में पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा कितना होगा। तो आप कहेंगे दी गई वैल्यू में 2 जोड़िए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। क्या ये हो जाएगा? बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसकी आधी पावर के बारे में मुझे बताइए, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे इस वैल्यू में 2 जोड़िए, ये जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है इसमें 2 जोड़िए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। ये हो जाएगी मेरे भाई। अब हमसे पूछा है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी इसकी आधी पावर फिर करेंगे, यानी आधी पावर हो जाएगी 10 थीटा प्लस कॉट थीटा। वो कैसे निकालेंगे? इसको वैल्यू को एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, इसमें मेरे भाई 2 जोड़िएगा और फिर इसका अंडर रूट कर दीजिएगा। यही तो होता है और यही मेरे प्यारे दोस्त मुझसे पूछा गया है। तो अंडर रूट के अंदर m+2, फिर बाहर अंडर रूट है। और कितने अंडर रूट हैं? 3 अंडर रूट हैं। यहां 2 अंडर रूट हैं, ये जवाब नहीं होगा। यहां 3 अंडर रूट है पर 4 नहीं आ रहा है। यहां 3 अंडर रूट है, यहां 3 बार 2 है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। मुझे फटाफट बताइए, आराम से सोच के, आराम से सोच के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास जो है हुई है वो नहीं ली है। आप एक बार मुझे आज का टॉपिक बताएंगे कि आज मैंने कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज में जो है वो कौन सा टॉपिक लिया था, कौन सा टॉपिक लिया था, क्या आप मुझे बता पाएंगे? अगर आपने ली है तो कौन सा टॉपिक जो है वो आज मैंने उसमें कराया है? सबसे पहले बताने वाले कौन है मेरे साथी? सबसे पहले बताने वाले है ही नहीं कोई। एंगल बाइसेक्टर अखिलेश कुमार पांडे, पांडे जी ने बताया सबसे पहले। एक पिता और पुत्र की आयु के योगफल और अंतर का अनुपात दिया है। फादर साहब ये हैं, बेटे साहब ये हैं, और इनके आयु का अंतर का अनुपात दिया हुआ है 11:3। देखिए, एक पिता है और पुत्र की आयु का योगफल ये हो गया, आयु का अंतर ये हो गया, इन दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? 11:3 दिया हुआ है। CND लगाइए, दोनों को जोड़िए 2F आएगा।
दोनों को घटाइए 2s आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 14 आएगा, दोनों को घटाएंगे 8 आएगा। फादर और सन की आयु का रेशो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 हो जाएगा। 7-4 का आएगा। उसने कहा है उनकी आयु का अनुपात 8-5 है, पहली बात बिल्कुल गलत है, उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7-4 आएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, पुत्र का उसकी वर्तमान आयु की दुगनी आयु का हो जाने पर, वर्तमान आयु है 4 साल की और दुगनी आयु का ये तब हो जाएगा जब ये 8 का हो जाएगा, दुगनी आयु का हो गया, यानी 4 साल बाद ये 8 का हो जाएगा। तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? पुत्र का उसकी वर्तमान आयु की दुगनी आयु का हो जाने पर उनकी आयु का अनुपात 11-8 होगा। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्वेश्चन ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ओनली 2, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कुछ काम की बातें करेंगे, जाना नहीं है, 1 मिनट हम लोग काम की बातें करेंगे। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 4 साल बाद कहां लिखा है? 4 साल बाद लिखा नहीं है, इसकी आयु का दुगना। अगर इसकी आयु 4 मान लूं तो इसका दुगना कितने साल बाद होगा? 4 साल बाद ही तो इसका दुगना हो जाएगा। तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई क्या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो फादर की उम्र में 14 मान लो और बेटे की उम्र में 8 मान लो, मान लिया। अपनी आयु का दुगना, क्या ये 16 साल का होगा? 8 साल बाद होगा, 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 22 का हो जाएगा। अब भी तो रेशो 11-8 का ही रहेगा, अब भी तो रेशो 11-8 का ही रहेगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। सोचना है थोड़ा सा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। क्या समझे इस बात से? इस बात से हम इतना समझे, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 22 है। अरे गजब कर दिया इस मक्खी ने भी, है ना? ये क्वेश्चन आएगा, मक्खी भी अगर इस क्वेश्चन पे आ रही है तो भाई साहब आने के चांसेस हैं। एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है, एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 22 हो जाएगा। यदि एक संख्या 132 है, लैसे और मैसे का योग मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है? 23। उसने कितना दिया है? 276 दिया है। 23 से कम 23 होगा, 23 दूनी 46 होगा। अगर 1 बराबर 12 तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 22 गुणा 12। 1 बराबर 12 तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर एलसीएम की गुणा, ये एलसीएम है, इसकी गुणा एचसीएफ में करते हैं तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आता है। यही तो है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 11 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना? थोड़ा सा कोशिश कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 3 धनराशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये इस पर चक्रवृद्धि ब्याज है, और जेड जो है वो वाई पर चक्रवृद्धि ब्याज है। उसने ब्याज की दर और वर्षों में समय जो है वो दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? आप रेट को भी 1% ले लेना और टाइम भी 1 साल ले लेना, क्योंकि दोनों को बराबर बोला हुआ है, उससे क्वेश्चन आराम से आसानी से बन जाएगा। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। आज क्वेश्चंस का लेवल वो रखा है जो एक्चुअल आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो एक्चुअल आपके पेपर में पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो है, हाँ 1-2 क्वेश्चन जो है बच्चे वो मैंने आप लोगों के थोड़े से कैलकुलेशन वाले रखे हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट वाले रखे हैं, बाकी क्वेश्चंस मैंने जो है वो आसान रखे हैं। बच्चों का कम होना, बच्चों का ज़्यादा होना फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आप तक जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वो आप तक पहुंचने का काम कर रहा है। ठीक है,
बस आप पढ़ाई पे थोड़ी सी ध्यान दिया करो, जो चीज आप लोगों के लिए बनाई गई है उसका यूटिलाइज अच्छे से करो। 8 बजे का मॉक टेस्ट जरूर दो, वो प्यारे दोस्त बहुत इफेक्टिव रहेगा, वो आपके तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा, वो आपके मैथ्स को इंप्रूव करने का काम करेगा मेरे भाई। 4 बजे वाला प्रैक्टिस सेट गांठ बांध लो मेरे भाई, कि जब भी चलेगा, जब भी हम लोग लेंगे हमारा स्कोर इससे इंप्रूव होगा, हमारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। सुबह को कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज आप लोगों की चलती है, उसे लेना मत भूला करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं उसमें करा रहा होता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।